नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ घटना चक्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय पर चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी, वह सभी प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है, जिसमें पीसीएस की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा एवं आईएएस की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पर्यावरण एवं सतत विकास पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल पर निर्भर करती है, वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जीवों में पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन भारत सरकार द्वारा 2010 में किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भाइयों बहनों, कौन सा ट्रिब्यूनल है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो कि इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं के योग का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, यह पर्यावरण है, जिसमें भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः स्थापित होती है, यह तब क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा हो गई। वहीं देखिए आगे देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु के समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पाए जाते हैं, उसे सामूहिक रूप से पर्यावरण ही कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु के समूह जो हमारे चारों ओर हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक, जैविक दशाओं और उनके अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार यह परिभाषा है। क्या है परिभाषा? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक तथा जैविक दशाओं एवं उनके अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, गरीबी कम करना। यह प्रश्न पूछा गया था पीसीएस परीक्षा में। वहीं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण बनता है जैविक घटकों से, भू आकृतिक प्रदेशों से, अजैविक घटकों से, इन सब घटकों से पर्यावरण बनता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। कुछ कारक संसाधन के रूप में, कुछ नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। वहीं धरणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन है। वहीं धरणीय विकास क्या है? विकास की वह अवधारणा, सतत विकास, जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धरणीय विकास कहा जाता है। वहीं वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? 2002 में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में, उसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मुद्दा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वह कुल 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य हैं। अब इसके लक्ष्य कितने लक्ष्य थे? पहले 17 लक्ष्य थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निर्धारण हुआ, कुल 17 लक्ष्य हैं। वहीं अभी इसमें संशोधन करके 30 लक्ष्य कर दिए गए हैं। चलिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण कार्य किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं प्राकृतिक पूंजी में? वन, जल, खनिज, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन। क्या कह सकते हैं? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वह प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। 1972 में क्या आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
में ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की रूपरेखा रखी गई थी। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान या पीसीएस की परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी कहा जाता है, ना से नीरी और ना से नागपुर। यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। चलिए, नीरी का कार्य क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इसका कार्य करता है। किसके अंतर्गत? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निरोध और नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, यह भी सतत विकास। वहीं पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर 1992 ईस्वी में रियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। पृथ्वी सम्मेलन में इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। चलिए, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 का घोषणा पत्र क्या है? द फ्यूचर वी वांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु में क्या क्या है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी इत्यादि गैस पाई जाती हैं जो कि वायुमंडल में होती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। नोबल गैस, अक्रिय गैसों में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता नाइट्रोजन की है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? भाई वनस्पतियां तो ऑक्सीजन ही निकालती हैं, तो ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी। वह कार्य जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, वायु को साफ करने का काम करते हैं, प्रदूषण थोड़ी ना करते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, श्वसन द्वारा जुड़ती है, जैव पदार्थों के अपक्षय द्वारा जुड़ती है, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जुड़ती है, आदि क्रियाओं द्वारा भी जुड़ती है। ये 3-4 क्रिया हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में अवमुक्त होती है। वहीं कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरे में। ग्रेफाइट और हीरे में अपने मूल रूप में पाया जाता है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता कार्बन चक्र में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। वहीं विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब से लागू हुआ? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन 23 मार्च 1950 से लागू हुआ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। यूनेप के वर्तमान प्रमुख ये अब बदल चुके होंगे। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए का फुल फॉर्म है। वहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में ईपीए की स्थापना की गई थी। एनईए से अभी क्या आशा है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। एनईए नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। वहीं ग्रीस पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। कौन होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इको मार्क प्रमाण पत्र। इको मार्क प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जा रहा है। वहीं पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता
उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्ग। पर्यावरण उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्ग आरंभ किया। धरणीय विकास, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भूमि का किस प्रकार उपयोग कि उसकी अक्षुण्णता अक्षुण्ण बनी रहे। वहीं अगला क्वेश्चन देखती है, भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। प्राकृतिक वनस्पति कथन है, कारण पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक होते हैं। कहाँ हानिकारक होते हैं? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक होते हैं, नगरीकरण और औद्योगिकरण। वहीं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था वह है स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिनियमित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजीटी के अध्यक्ष ये बदल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का वर्ष पूछा गया है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक लिखी है WM एडम्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक लिखी है WM एडम्स के द्वारा लिखी गई है। आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला रियो 20 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। क्या है? वहीं रियो 20 धरणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। पृथ्वी 5 सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? स्थापना का वर्ष पूछा गया है। कब? 1997 में। पृथ्वी 5 सम्मेलन 1997 में आयोजित हुआ था। 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था जिसे रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। धरणीय विकास क्या है? धरणीय विकास की परिभाषा एक बार फिर से, विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसे धरणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित देशों ने धरणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कार्रवाई योजना स्वीकृत की। इसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। वहीं कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपी पौधे प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जो जड़ों में पाई जाने वाली मूल रोम होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए अधिकांश प्रतिरोपी पौधे नहीं बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। मूल रोम मृदा से चिपक के रहते हैं पैक्टिन के कारण। पर्यावरण डिग्रेडेशन अपकर्षण से क्या अभिप्राय? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, वहीं पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। वहीं अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कुछ नियम है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, यह सब पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित संरक्षण से संबंधित नीतियां हैं। कौन कौन सी? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला प्रश्न, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय कार्यविधि के रूप में काम करता है। इनको फाइनेंस कौन करता है? जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अभिसमय भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF काम करता है। क्या काम करता है? फाइनेंशियल क्रियाविधि करता है GEF। नेक्स्ट,
वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 में की गई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC के तहत अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। GEF भी इन्हें निधि उपलब्ध करवाता है, क्योंकि यह एक वित्तीय अभिकरण है पर्यावरण के संबंध में। वहीं विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी COP7 के बैठक मराकस द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी COP7 की बैठक के समय। वहीं वर्तमान में नहीं, ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPF को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या पारित किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। आइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते शब्द हैं, वह क्या शब्द है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हो गया है। पहले इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी था, बाद में इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। कुछ रणनीतियां हैं, जैसे मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकरण पौधे, वहीं कीट प्रतिरोध सस्य की किस्में। यह सब कृषि पर्यावरण के अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए कुछ तकनीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन हैं? मसानोबु फुफुका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुफुका पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। चलिए, 10% नियम संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाना 10% के नियम पर ही जाता है, जिसमें ऊर्जा खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ही जाता है। जीव से जीव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादन। स्वपोषी कौन है? प्राथमिक पेड़ पौधे कहे जाते हैं। परपोषी विषम पोषण के स्तर के उत्पादन के स्तर को कहते हैं द्वितीय उत्पादकता कहा जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, क्योंकि जो ऊर्जा जाती है तो 10% नियम से ऊर्जा घटती जाती है। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वो क्या हैं? तितली की प्रजाति अगर घट जाती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण बर्रे, मकड़ी, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच अध्ययन है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंध है जीव और वातावरण के बीच में। पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसे पारिस्थितिकी कहते हैं। तो जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं अर्नेस्ट हैकल जिसे पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग किया था, किस नाम से? ओइकोलॉजी नाम से किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं।
जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक और पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, यह बताए अर्नस्ट हैकेल ने। इसकी परिभाषा है। वहीं पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रकृति का अध्ययन है, यह यूजीन ओडम की परिभाषा है। यूजीन ओडम की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यूजीन ओडम के शब्द हैं। वहीं सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना ए.जी. टांसले महोदय द्वारा 1935 में दी गई थी। ए.जी. टांसले महोदय ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना दी थी। वहीं अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। पारिस्थितिक तंत्र विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉक्स कहा, कार्ल मोबियस और फोप्स ने। तो पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोप्सिस और माइक्रोकॉस्म कहा, कार्ल मोबियस फोप्स ने। नेक्स्ट, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिक तंत्र, फंक्शनल यूनिट जानी जाती है, पारिस्थितिक तंत्र जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन है, ये सभी कथन सही हैं, ध्यान से सुनिए। पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक क्रियाशील कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र है, जबकि यह एक पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र है, यह गलत कथन है। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो जीवों के समुदाय और पर्यावरण को इकोसिस्टम कहा गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र क्षेत्र है, खेत में हम कृत्रिम रूप से फसल उगाते हैं। वहीं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र धान का खेत हो गया। घास स्थल, वन, मरुस्थल क्या है? स्थलीय पारितंत्र हैं। क्या हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। वहीं नदी, झील, समुद्र आते हैं, कहाँ आते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन क्षमता है यह। वहीं एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान की ही नहीं बल्कि जीव समुदाय व उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, पारिस्थितिक कर्मता कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। समुद्र में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग पर। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। वहीं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। वहीं वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान होता है। सर्वाहारी सबसे उच्चतम पोषण स्तर है। वहीं पारिस्थितिक तंत्र में एक जैवीय घटक नहीं है, वायु जैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। वहीं पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं कवक और जीवाणु, जिसे अपघटक कहा जाता है। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, पोषक तत्व। वहीं निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फूंद हो गए, जीवाणु हो गए,
गोलकृमि हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, जो आदि भूमिका अदा करते हैं, अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। किसकी? अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। वहीं प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? चींटी और हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि यह हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी आते हैं। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता की दोनों श्रेणी, चींटी डिकम्पोजर भी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, क्या है? प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। वहीं साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी होने पर वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन हैं। फाइटोप्लैंक्टन समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। हरे पौधे जैविक उत्पादक घटक हैं। वहीं हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। किस विधि के द्वारा? फोटोसिंथेसिस विधि के द्वारा। प्राथमिक पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे हरे रंग के क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह उनका रंग हरा होता है। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हरे पौधे हैं। क्या हैं? हरे पौधे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? पहले घास तो टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा। वहीं घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, सर्प तृतीय उपभोक्ता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होते हैं खाद्य अर्थात फूड। जीवों की ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। एक दिशी होता है ऊर्जा का प्रवाह। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव। जीव भार का पिरामिड जिसे पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, वह तालाब का जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। कहने की बात यह है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों की प्रति इकाई में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार प्रमाणित कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव भार पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है, तालाब में उल्टा होता है। वहीं पारिस्थितिक तंत्र में DDT एक कीटनाशक है का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है? तो इसमें कई ऑप्शन थे, तो उसमें सांप का सांद्रण अधिक होता है। वहीं जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। तो जैविक आवर्धन, कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DDT एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। क्या है? जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। पारिस्थितिक मित्र नहीं है यूकेलिप्टस, क्योंकि यह बहुत अधिक पानी को पी जाता है। यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण करने के कारण पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। पर्यावरण संकट यूकेलिप्टस को माना जाता है। लेंटिक आवास उदाहरण है तालाब और दलदल और तालाब को लेंटिक आवास कहा जाता है। स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय। तो स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय सम्मिलित हैं। बहते हुए जल के आवास लोटिक आवास कहते हैं, जैसे कि नदी। क्या है? नदी। लोटिक आवास नदी है। बहते जल के आवास लोटिक आवास है, नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र, पीसेस में कई बार पूछा गया, ईटकोटोन कहलाता है। वहीं सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में होता है। और समुद्र, एक ही क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। वहीं जल चक्र को ओडम में
को ओडम ने सम्मिलित किया, जल चक्र को किसमें सम्मिलित किया? गैसीय चक्र के रूप में, गैसीय चक्र में। वहीं पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया नर्मदा बचाओ अभियान। चलिए, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, पहला कथन सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, ये भी सही है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतु, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं उन्हें डीकम्पोजर कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, वियोजक कहा जाता है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है वह है घटती उत्पादकता। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा है, उसके बाद घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता होती है अधिक विविधता जिसमें होगी वहाँ पे उत्पादकता भी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के उस क्रम का निर्देशन करती है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, पोषित होती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला होती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला, वेब जाल, फूड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट, जीवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। वहीं ऊर्जा गति का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना विनाश होता है, यह ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा उपलब्ध मात्रा घटती जाती है। एक पोषण स्तर से अगर दूसरे स्तर पर ऊर्जा जाएगी तो वो घट जाएगी। वहीं विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, लगभग 10% भाग स्वांगीकृत होता है। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्नीज नेस ने। डीप इकोलॉजी शब्द अर्नीज नेस ने प्रयोग किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारिस्थितिकी नीचे, जिसे आला कहा जाता है, पारिस्थितिकी नीचे शब्द का प्रयोग किसने किया? इस शब्द का प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टर है। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टर है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। वहीं अविवेकशील जीवन शैली, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकताओं से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन अधिनियम लागू किया गया 2006 में। जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों की मान्यता हेतु अधिनियम 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। वहीं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन किया गया है, व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्र, फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो सकता है? समुद्र में जो आहार श्रृंखला है उस पर चर्चा कर रहे हैं। डाइएटम्स स्वपोषी होते हैं, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग्स मछली मांसाहारी उपभोक्ता। बायोनोमिक्स के संबंध में सही है। जैव वानिकी, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता दर्शाती है पिक्नोक्लाइन।
पिक्नोक्लाइन क्या है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन है। हेलोक्लाइन क्या है? किसी जल निकाय में लवण प्रवणता। घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन और लवण प्रवणता हेलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है? किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन थर्मोक्लाइन कहलाता है। वहीं पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? पोषकों को सतह पर लाकर यह समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। वहीं पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को किया गया है, विनियमित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक पर्यावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है, समय के साथ रूपांतरण। वहीं जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का समय नगरीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वहीं 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया था और सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा एफ क्लीमेंट ने दी थी। वहीं अनुक्रमण क्या है? अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित और निश्चित स्थान पर विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित होता है, इसे सक्सेशन कहते हैं। तो एक निहित और निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापन अनुक्रमण कहलाता है। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा। जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन सीटू का अर्थ होता है कि ऐसे प्रजातियां, ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु जिसके संरक्षण समाप्त होने की काफ़ी संभावना है, तो इनको विशेष स्थानों में लाकर संरक्षण किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में लाकर संरक्षण किया गया, आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू में जहां पेड़, ये एक्स सीटू का जो मैंने अभी बताया वह एक्स सीटू का है, अर्थात जो पौधे, वनस्पतियां बहुत ही विलुप्ति के कगार पर हैं, उन्हें किसी विशेष स्थान में लाकर संरक्षण किया जाता है, इसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। इन सीटू में जो पौधे और वनस्पतियां, जीव जंतु जिस स्थान में रह रहे हैं उसी स्थान को रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, वह इन सीटू संरक्षण कहलाता है। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार को खतरा न हो, प्रकृति के संरक्षण को। तो ट्रैफिक जंतुओं के व्यापार और वन पादपों के गलत व्यापार को रोकता है। वहीं ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। यह WWF और IUCN का एक रणनीति संगठन है। WWF और IUCN का जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। वहीं जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1972 में इसे विभाजित किया गया था विटटेकर के द्वारा। विटटेकर ने अल्फा, बीटा, गामा के रूप में जैव विविधता को वर्गीकृत किया, विभाजित किया था। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जैव विविधता नाश का कारण क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जियो
प्राकृतिक आवास का विनाश, उसकी कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, यह सब जैव विविधता का नाश का कारण है। सबसे प्रमुख कारण आवास का नाश कर देना, उसकी कमी कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवास का विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास का। जैव विविधता ह्रास का सबसे प्रमुख कारण उनका आवास का नाश कर देना, प्राकृतिक वास का नाश कर देना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। जैव विविधता के संकट हो सकते हैं वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों, वनस्पति का विनाश, झूम खेती। वहीं देश के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, झूम खेती। झूम खेती भारत के पूर्वी भागों में की जाती है, जहां पर जंगलों को काट कर जला दिया जाता है और उस स्थान को साफ करके वहां खेती की जाती है कुछ समय के लिए। उसके बाद वहां पे छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर फिर ऐसी झूम खेती की जाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल में शामिल है पूर्वी हिमालय, वहीं पश्चिमी घाट, यह भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये देखिए लिखा हुआ है। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। वहीं भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा कर लीजिए। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा, सुंडालैंड। चलिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, मतलब बहुत अच्छा क्षेत्र, पश्चिमी घाट माना जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत क्षेत्र में हॉट स्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया। वहीं अगला प्रश्न है, जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता, वह स्थल हॉट स्पॉट कहलाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, 50 वर्ष से नहीं देखी गई है, तो वह विलुप्त माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या है? किसी प्रजाति के विलोपन के लिए बड़े आकार, सबसे बड़ा आकार शरीर, संकुचित नीच कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये सब किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। वहीं किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच। संकुचित नीच आधारित है, लेकिन ब्रॉड नीच यह उत्तरदायी नहीं है। वहीं प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं रेड डाटा बुक्स में। रेड डाटा बुक्स में सम्मिलित की जाती हैं। रेड डाटा बुक्स और रेड लिस्ट से संबंधित संगठन किससे संबंधित है? IUCN। चलिए, प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हैं? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वनगधा। वहीं सोन चिरैया, जिसे महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, साइबेरियन सारस, स्लेटी टिटहरी, सोसिएबल लेपविंग अति संकटग्रस्त श्रेणी में, जिसमें कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में आई हैं। एशियाई वनगधा के नज़दीकी श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण और कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारक शामिल हैं जैव विविधता ह्रास का।
जैव विविधता ह्रास का ये कारण है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिक्किम को माना जाता है। वहीं पूर्वी हिमालय का हॉटस्पॉट में आता है सिक्किम। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट में क्या आता है? सिक्किम आता है। वहीं जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक स्थापना करने में निहित है उसे जीवमंडल रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव मंडल रिजर्व हो गया। नेक्स्ट, वह स्थान जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सिटू नहीं है, वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान एक्स-सिटू है, क्योंकि इसमें प्रजातियों को बाहर से लाकर संरक्षण किया जाता है। क्रायो बैंक एक्स-सिटू संरक्षण के लिए जो गैस संभवतः उत्तरदायी है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, जिसमें नाइट्रोजन को बहुत कम ताप पर नाइट्रोजन गैस में एक्स-सिटू संरक्षण दिया जाता है। वनस्पतियों, जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक करना एक्स-सिटू है। एक्स-सिटू में प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरी जगह संरक्षण किया जाता है। इन सिटू में जहाँ पर हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव जंतु हैं, उस वहीं पर संरक्षण दिया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसे ब्राज़ील का क्षेत्र हो गया, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विस्तार कहाँ कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार 10 अंश उत्तरी से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। वहीं नेक्स्ट, इन क्षेत्रों में पादप तथा पादप प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च तापमान और वर्षा। किस क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात की जा रही है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उसकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में पाई जाती है। वहीं अगला प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ मिलती है? प्राणियों और जातियों की अधिकतम विविधता वाल्टर जी रोसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता जिस माध्यम या माध्यमों द्वारा मनुष्यों के अस्तित्व का आधार बनी है, क्या है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य पर्यावरण। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र होता है, यह एक गतिकीय तंत्र है। कौन सा तंत्र है? यह गतिकीय तंत्र है। जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। जीव भी है और भौगोलिक क्षेत्र का संगम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित है, 2013 में चेन्नई में स्थापित है। जैविक विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है, देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। राष्ट्रीय NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक और जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न PCS में पूछा गया है, सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के ऊर्जा स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कास्मोनाटों ने इसके तेल को कास्मिक विकिरण के रूप में बचाने के लिए किया गया था। भारत में यह पौधा लद्दाख में स्थित है। यह कौन सा? सीबक थोर्न पौधा। यह क्वेश्चन IAS की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है। सीबक थोर्न
मरुस्थल इस स्थलीकरण है। भारत में गिद्धों की संख्या कम होने का कारण जानवर को दिया जाने वाला दर्द निवारक गोलियां हैं। वहीं मॉरिशस में एक पक्षी प्रजाति प्रजनन में असफल रहा और वह विलुप्त हो गया, डोडो पक्षी। कहाँ का पक्षी है यह? मॉरिशस का है। फ्लाइंग फॉक्स, वहीं डुडोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है, एक स्तनधारी है। क्या है यह? स्तनधारी है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी स्पॉट की मान्यता दी थी। चलिए, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना उपसंधि, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकार कौन हैं? फौना ऑन फ्लोरा, इसके संदर्भ में क्या सही है? इसके संदर्भ में IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग संयुक्त राष्ट्र अंग का नहीं है। वहीं पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही है। क्या सही है? द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसे उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण का में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली एजेंसी है। इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है यह? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। सिंह पुच्छ वानर, मकाक बंदर कहा जाता है इसे, का आवास पाया जाता है। सिंह पुच्छ वानर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पर चर्चा करनी है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। विलुप्त घोषित किया गया था 1952 ईस्वी में। चीता को भारत से विलुप्त कर दिया गया था। ये अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। भारत में सर्वाधिक उड़ंत गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है चमगादड़, भालू और रोडेंट के द्वारा। शीत निष्क्रियता अर्थात ठंडी के मौसम में यह बिल में जाकर बैठ जाते हैं और निष्क्रिय रहते हैं। वहीं समशीतोष्ण टेम्परेट और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रियता और अवसन अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े के ऋतु बिताते हैं, जिसे हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो शीत निष्क्रियता की परिभाषा हमने जान ली। वहीं अगले प्रश्न पर आते हैं। गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं रोडेंट गण में आते हैं। रोडेंट गण में आते हैं। किसमें? रोडेंट गण में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। मतलब भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जैव विविधता घटती जाएगी, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वहाँ पर जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई गई? भूमध्य रेखा में। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला क्या है? लवण जल मगर है। लवड़ी जल मगरमच्छ पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर समुद्री कच्छप, समुद्री छाप आदि सांप समान रूप से बहुतायत पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। श्रू और टेपियर पाए जाते हैं। वहीं भारत के उत्तर पूर्व में सघन वनों में रहते हैं स्लो लोरिस रहते हैं। कौन रहते हैं? स्लो लोरिस। वहीं नेक्स्ट, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फुलगिजेंस है, रेड पांडा।
या वृक्ष पे रहता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्रों में। यह ज्ञान के विकास तथा संरक्षण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतरीन नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल पर चर्चा हो रही है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। वहीं अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम बताता है कि इन स्थलों का अनुसरण कैसे किया जाना चाहिए। तो जो इन सभी स्थलों को का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ साथ उनके धरणी उपयोग सस्टेनेबल यूज को की अनुमति दी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों की रामसर घोषणा चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय होगा? तो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है, यह इसका अभिप्राय है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, जिसे बरसाती जमीन कहा जाता है, उपयोगी है। आर्द्र भूमि का क्या महत्व है? पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने, तलछट रोककर नदियों के गादीकरण कम करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तलछट को रोककर नदियों के गादीकरण को कम करते हैं। चलिए, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र को आर्द्र भू क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भू क्षेत्र कहते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। गुजरात में आर्द्र भूमि का क्षेत्र ज़्यादा है। वहीं भारत के तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। कहाँ होता है? गहरे सागर में यह न्यूनतम होता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी की लेखिका हैं। जैव विविधता से संबंध रखते हैं। खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संसी मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय, यह सब जैव विविधता से संबंधित हैं। चलिए, हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, यह अगला टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। वहीं यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था GCCA। क्या किया गया था? GCCA का गठन किया गया था, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। वहीं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि या लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों तथा बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कथन और कारण पर चर्चा करेंगे। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। वहीं यह कथन सही है। वहीं मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही है, कथन कारण सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.3% है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक जलाना, तेल चालित वाहनों का प्रयोग, स्वचालित संख्या में विस्फोटन, अत्यधिक वन को काटना, उसका उन्मूलन कर देना।
वहीं 2019 में कार्बन टैक्स सिंगापुर ने लगाया था। यह करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़िए मत, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं परित्यक्त गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निशेष तेल गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। वहीं झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2013-2014 की है। यह करंट का क्वेश्चन है, इसे काट दीजिए, इसे नहीं पढ़ना है। चलिए, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, यह जलवायु परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और ओजोन परत के अवक्षय से क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। ओजोन परत के अवक्षय और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन होता है। 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसकी परिभाषा सुनिएगा। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस और उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के तापमान को अधिक बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। वहीं ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर महोदय ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल सही कथन है। क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है, तो मीथेन ज़्यादा हानिकारक है। वहीं किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विभव GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव 1 पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान विभव 72 पाया गया है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषण और उत्सर्जन करता है, ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, जल वाष्प। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जल वाष्प सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑर्गन गैस उत्तरदायी नहीं है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह 2011 का क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और यह पौधों के लिए भोजन बनाने में काफ़ी लाभदायक है, तो हानिकारक और लाभदायक दोनों है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश चीन है। चीन और अमेरिका देश वर्तमान में भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं क्योंकि यह औद्योगिक देश हैं। वह देश जो दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है, भूटान देश है। वहीं वे पदार्थ जो सार्वत्रिक ताप उत्पन्न करने में जो योगदान देते हैं, कौन से पदार्थ गैस जो ताप उत्पन्न करते हैं? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प गैस। ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं है।
नाइट्रोजन भी नहीं है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है वही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य गैसों की सांद्रता से की तुलना में ज़्यादा होती है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगेंगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं। वैश्विक ताप का असर इंगित करते हैं, वैश्विक ताप का असर क्या इंगित करते हैं? हिम का पिघलना, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में वृद्धि होना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होना, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, यह सब कारण हैं। भूमंडलीय ऊष्मन वैश्विक तापमान की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक और ग्रीन हिम चादर, क्योंकि वैश्विक तापमान के द्वारा यह हिम चादर पिघल जाएगी, हिम पिघल जाएंगे। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैस हमारे धान के खेत से, कोयले की खान से, पालतू पशु से, आर्द्र भूमि से निकलती है। मीथेन उत्सर्जन में प्राकृतिक स्रोत आर्द्र भूमियाँ, समुद्र, हाइड्रेट्स हैं। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, कृषि। जुगाली करने वाले पशुओं से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। मार्स गैस मीथेन है। यह एक आंदोलन जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, या पृथ्वी काल कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल है यह। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ था। जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक में कटौती करने का प्रावधान किया गया है। 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन अल्जीरिया, ब्राजील, केनिया में स्थापित किए गए हैं। CDM के लिए सत्य नहीं है। CDM क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट है। CDM का फुल फॉर्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली है जो सामने आई थी। क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म यह आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई थी। कब आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल। वहीं क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति के नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां उपलब्ध कराती है ताकि अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। तो यह स्वच्छ विकास युक्ति अर्थात CDM क्लीन डेवलपमेंट युक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्या है? यह क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है। एनेक्स एक्स के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। कार्बन क्रेडिट को बेचा जाता है जो स्वच्छ विकास युक्ति को अपनाते हैं, वो
विकसित देशों को बेचते हैं जो स्वच्छ विकास युक्ति नहीं अपनाते हैं। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स द्वारा विकासशील देशों में किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 टन कार्बन डाई की मात्रा को घटाने से प्राप्त होता है 1 CER प्राप्त होता है। जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता का रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है, इसे कार्टेजना प्रोटोकॉल कहा जाता है। आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने वाले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? नगोया प्रोटोकॉल। आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने उनसे मिलने वाले लाभों को समुचित निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिससे एजेंडा 21 संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1997 में हुआ था। वहीं नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई है कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट क्रय विक्रय किया जाता है उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण शुरू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। वहीं बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है विश्व बैंक करता है। चलिए हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भागों में नहीं रहती, क्योंकि समुद्र में पादप प्लवक जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन इसका संश्लेषण कर लेते हैं। किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? पृथ्वी कक्ष की उत्केंद्रण, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी घूर्णन अक्ष को त्रियकता झुकाव, विषव अयन। जलवायु परिवर्तन संबंधित सिद्धांत दिए गए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। क्या है सिद्धांत? क्या है? मिलूटिन मिलानकोविच। पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह कथन है मिलूटिन मिलानकोविच का। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। किसी ग्लेशियर या बर्फ चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व आइस कोर है। वहीं भारत में की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना। वहीं भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में आणविक ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। वहीं ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि उससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्री सतह की, क्योंकि यह पिघल के नदियों के माध्यम से समुद्र का जल स्तर को बढ़ा देगा। वहीं ग्लोबल ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे। किसके? मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। वहीं आगे देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं, कौन कौन सी विधियां हैं? समुच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास सम्मेलन में हुआ था। यूएनएफसीसी का गठन 1992 में हुआ था। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचार पद, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।